नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने भाजपा पर मध्य प्रदेश में साधा निशाना, कहा उपचुनाव में इनको उखाड़ फेंकें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव बेहद निकट है, ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ और 14 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और 18 से 19 को ग्वालियर का दौरा होगा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर और मजदूर पर घातक प्रहार है। ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है और इस वक्त किसान भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के विरोध में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में उखाड़ फेंके। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली से ही बाजारों में रोशनी है, यह रोशनी बनी रहे इसके लिए हमने किसानों का ऋण माफ कर 27 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। किसानों की ऋण माफी का कार्य जारी था, लेकिन सौदा कर बोली लगाकर कांग्रेस की किसान हितैषी सरकार को गिरा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि आधारित है, इसलिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र खुशहाल हो। हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरा सपना था कि कृषि क्षेत्र से पढ़ा लिखा नौजवान जुड़े। हमने प्रयास किया कि किसानों की उपज दलालों के हाथों में ना जाए, उन्हें बेहतर दाम मिले। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर सभी जिला कलेक्टरों से व्यक्तिगत बातचीत कर उन्हें निर्देश दिए। नाथ ने कहा कि जो प्रदेश हमारे हाथों में भाजपा ने सौंपा था, उसमें किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, बेरोजगारी में नंबर 1 था, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 था। प्रदेश की इस पहचान को बदलने के लिए हमने शुरुआत की। हर क्षेत्र में, चाहे मिलावटखोरी हो, माफिया हो, नकली खाद बेचने वाले हों, इन सब के खिलाफ हमारी सरकार ने अभियान चलाया। नाथ ने कहा यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, किसानों का, गरीबों का, इस प्रदेश की जनता का भविष्य इन उपचुनावों से जुड़ा हुआ है। किसान कांग्रेस के सभी लोग अपने उत्साह, जोश और निष्ठा से इन उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय दिलाने में जुट जाएं। प्रदेश के किसान भाइयों से आह्वान करें, इन उपचुनावों में प्रदेश से इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ, 14 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो, 18-19 को ग्वालियर का दौरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव में सबसे ज्यादा दारमुदार ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर है। इसी कारण सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी कांग्रेस दोनों इन 20 क्षेत्रों पर पूरा जोर लगा रही है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस गढ़ में हुंकार भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18-19 सितंबर को 2 दिनी दौरा करेंगे। उनसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सिंधिया ने क्षेत्र में एक के बाद एक कई कार्यक्रम कर भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाया है, उसी अंदाज में कांग्रेस कमलनाथ के रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी बिगुल फूंकेगी। ग्वालियर चंबल संभाग को सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया ने कांग्रेस में रहते वहां प्रदेश के दूसरे नेताओं के हस्तक्षेप को सीमित रखा था, जिससे वहां कांग्रेस के दूसरे नेता और उनके समर्थकों की संगठन या अन्य गतिविधियों में दखलंदाजी भी सीमित ही थी। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पहली बार ग्वालियर दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की भावी सियासत दशा दिशा तय करेंगे, इसलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से अधिकांश जीतने पर दोनों प्रमुख दलों का पूरा जोर है। कोरोना की वजह से कमलनाथ की ग्वालियर में कोई सभा नहीं रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए कमलनाथ का विमानतल से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के फूलबाग स्थित समाधि स्थल तक के 14 किलोमीटर के रोड शो पर फोकस किए हुए हैं। पार्टी का दावा है कि रोड शो में अंचल के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। इसके बाद कमलनाथ आसपास के जिलों से आए प्रतिनिधि मंडलों से रात तक मिलते रहेंगे। दूसरे दिन वे ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर, मजदूर पर घातक प्रहार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ऑन फार्मर्स इशू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर 3 अध्यादेशों द्वारा किसानों का हक मारने और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। सोमवार को अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह हमला किया। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अध्यादेश जारी किए हैं, तब से किसान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई महीने से ही किसानों में गुस्सा है। 10 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज और पथराव हुआ। स्थिति ये हो गई कि हाईवे पर जाम लग गया।
किसानों का कहना है कि नए अध्यादेश के चलते व्यापारी किसानों को फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेंगे। आज अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि एक किसान है जो अपने माल की खरीद खुदरा में करते हैं और बिक्री थोक भाव में करते हैं। इससे पहले इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 12 सितंबर को कहा था, मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में खेती व करोड़ों किसान मजदूर आड़ती को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानी की पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह सोचा समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को लागत 50+50% मुनाफा का सपना दिखा सत्ता में आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अध्यादेशों के माध्यम से खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर साबित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा साइबर क्षेत्र में सरकार तेज करे प्रयास। जी हां दोस्तों, सुरजेवाला ने साधा सरकार पर निशाना। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि भारत सरकार देश के सामरिक हितों की सुरक्षा करने में बार बार विफल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि चीन को अपनी हरकतों से बाज आने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संसद परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, हम चाहते हैं कि सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर प्रयास तेज करे। हम एक और सीमा पर चीन जैसे देश से मुकाबला कर रहे हैं तो वहीं हम साइबर क्षेत्र में चीन से भी मुकाबला कर रहे हैं। सरकार को सोना नहीं चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की कोरोना की आड़ में रेलवे को बेचने का खेल, निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज। जी हां दोस्तों, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में आज से शुरू हुए जन आंदोलन के प्रथम दिन कोटा मंडल के समस्त शाखाओं वैगन रिपेयर शॉप कोटा, तुगलकाबाद, भरतपुर, बयाना, गंगापुर सिटी, बारा, बूंदी, रामगंज मंडी, शामगढ़, विक्रमगढ़, आलोट तथा कोटा प्रॉपर की टीआरडी कैरेज एंड वैगन, कोटा लोको, ओपन लाइन शाखा, इंजीनियरिंग, डीआरएम शाखा द्वारा यूनियन कार्यकर्ताओं ने द्वार सभाओं का आयोजन किया। इस अवसर पर यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि कोरोना महामारी की आड़ में रेलवे बेचने का खेल चल रहा है। केंद्र सरकार रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, रेलवे कर्मचारियों के कार्यों को एक एक करके निजीकरण करती जा रही है। आज यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों से संपर्क केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में चर्चा की। रेल को बिकने से बचाने के लिए हो रहे इस जन आंदोलन में सब रेलकर्मी एक मंच पर एक होकर केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध करें। 151 ट्रेनों को दिया जा रहा निजी हाथों में। श्री गालव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 151 यात्री गाड़ियों को 109 रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाए जाने रेलवे कल कारखानों का निगमीकरण करने, रेलवे स्टेशनों को उद्योगपतियों को बेचने एवं रेलवे कर्मचारियों के कार्यों को ठेकेदारों कराए जाने से नाराज रेल कर्मचारियों ने अब आम जनता को भी इस आंदोलन में शामिल करने का निर्णय लिया है। रेल कर्मियों के साथ युवाओं का भविष्य अंधकार में। रेलवे के निजीकरण से रेल कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होगा ही। इसके साथ साथ रेलवे में दिन प्रतिदिन यात्रा करने वाले छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण जनता, आमजन और समाज के सभी वर्गों को एक साथ रेलवे के माध्यम से अपना धंधा करके जीवन यापन करने वाले करोड़ों आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जन आंदोलन में शामिल करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, राज्य कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, छात्र संगठन, दैनिक यात्री संघ, अल्पसंख्यक समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी ग्रुप, खिलाड़ियों, छोटे उद्यमियों, महिला वर्गों से संपर्क कर जन आंदोलन में जुड़ने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण, सरकार को दी वोट बहिष्कार की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और विभिन्न दलों के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में दिखे तक नहीं हैं। वैसे नेताओं से अब जनता हिसाब मांग रही है। ताज़ा मामला कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लेपदहा गाँव का है, जहाँ बीजेपी के विधायक अशोक सिंह के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि लेपदहा गाँव में कुल 500 घर हैं, लेकिन आज तक उस गांव के लोगों को आवागमन के लिए सड़क की सुविधा नहीं मिली है। इस बार जब चुनाव नजदीक आया है तो जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनके गांव का विकास नहीं होता है तो इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि गाँव
आए दिन जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो नेताजी गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं और विकास का वादा करते हैं। सब यही कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। लेकिन आज 30 सालों से हम लोग रोड की समस्या को झेल रहे हैं। यहाँ तक कि घरों से निकलने वाले पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि हम सरकार से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि अगर हम लोगों के गाँव की सड़क नहीं बनेगी तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में वोट देने नहीं जाएंगे। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस गांव के 500 घरों में रहने वाले लोगों का फैसला है, क्योंकि समस्याएं सबको हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा, मुझे अकेला कर गए रघुवंश बाबू। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के निधन के बाद एक 3 ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। तेजस्वी ने हाल ही में एम्स दिल्ली में रघुवंश बाबू से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में रघुवंश बाबू को राजद के मजबूत स्तंभ, अभिभावक आदि संबोधित किया है। तेजस्वी ने घोषणा की है कि राजद में 7 दिनों तक का शोक होगा। इस दौरान पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजद के मजबूत स्तंभ, प्रखर समाजवादी जनक्रांति पुंज, हमारे अभिभावक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रघुवंश बाबू के दुखद निधन पर मर्माहत हूं। आप समस्त राजद परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत व गरीब की आवाज बने रहे। आपकी कमी राजद व देश को सदैव खलेगी। दूसरे ट्वीट में कहा है कि रघुवंश बाबू की क्रांतिकारी समाजवादी धार राजद के हर कार्यकर्ता के चरित्र में है। उनकी गरीब के प्रति चिंता, नीति, सिद्धांत, कर्म और जीवन शैली हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। राजद को अपनी मेहनत और वैचारिक दृष्टिकोण से सींचने वाले कर्म के धनी महान व्यक्तित्व को सादर नमन। तीसरे ट्वीट में कहा है कि आदरणीय रघुवंश बाबू, अभी चंद दिन पहले तो एम्स में आपसे बात हुई थी। मेरे द्वारा जल्द स्वस्थ होने की बात कहने पर आपने कहा था जल्द बाहर आकर साथ में बड़ा संघर्ष करेंगे। पिताजी के जेल जाने के बाद आप चंद लोग ही तो ऊर्जा और प्रेरणा देते रहे हैं। अचानक चले गए आप और मुझे लगभग अकेला कर गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर आरजेडी का वार, ये लोकतंत्र की सेहत का ताज़ा बुलेटिन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने रविवार देर रात दिल्ली दंगों की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष और अपूर्वा का नाम डालने के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी ने इस बात पर कोई शक नहीं रहने दिया है कि दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की मंशा क्या है। ये जांच के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को फंसाने की दिल्ली पुलिस की साजिश है। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि पहले तो कई प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों का नाम दिल्ली दंगों में लाया गया, इसके बाद कल आधी रात को उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई। ये देश में लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर ताज़ा हेल्थ बुलेटिन है। उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप ने भी की है। इस संगठन ने कहा है कि 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे में उमर खालिद को साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिले और दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उमर खालिद से दिल्ली पुलिस 1 बजे दिन से पूछताछ कर रही थी। रात 11 बजे कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सवाल, लॉकडाउन के वक्त कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई? सरकार बोली पता नहीं। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से इस बार लिखित तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों पर काफी संकट आया था। सरकार से इसी मसले पर सवाल पूछा गया। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़े को पहचानने में गलती कर गई? क्या सरकार के पास ऐसा आंकड़ा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई है? क्योंकि हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने आई है। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन है? अगर हाँ तो उसकी जानकारी दे। इसके अलावा लिखित सवाल में कोरोना संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी मांगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2020 का लाइव प्रसारण 120 देशों में, भारत की कई भाषाओं में होगी कमेंट्री। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहला मुकाबला आने वाले शनिवार को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2020 इस बार बगैर दर्शकों के भारत से बाहर यूएई में होने जा रहा है। आईपीएल 2020 में होने वाले सभी मैच दर्शक स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकेंगे। इनसाइड स्पोर्ट की खबर के अनुसार आईपीएल 2020 का लाइव प्रसारण इस बार करीब
120 देशों में होगा, यानी दुनिया के कोने कोने तक आईपीएल 2020 का आनंद लोग उठा सकेंगे। भारत में भी आईपीएल 2020 का प्रसारण हिंदी इंग्लिश के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। भारत में आईपीएल का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा। हॉटस्टार पर आईपीएल 2020 लाइव देखने के लिए यूजर्स को वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क 399 होता है। वहीं इंग्लिश हिंदी के अलावा भारत में 6 से 7 क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स बंगाली, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़ पर आईपीएल 2020 देखा जा सकेगा। अमेरिका और कनाडा में भी कई भारतीय रहते हैं और वहां भी आईपीएल 2020 के बहुत सारे फैंस हैं। अमेरिका और कनाडा की बात करें तो यहां फैंस विलो टीवी पर आईपीएल के लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी जान खुद बचाएं, मोर के साथ व्यस्त हैं पीएम। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस से निपटने के तरीके को लेकर मोदी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं। आज से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के पहले भाग को याद कर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को अपनी जान खुद ही बचानी होगी, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामले इस हफ्ते 50 लाख को पार कर जाएंगे। एक्टिव मामले 10 लाख को पार कर जाएंगे। बिना प्लानिंग के किया गया लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार का नतीजा था, जिसकी वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैल गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि अपनी जान खुद बचाओ, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले महीने पीएम मोदी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो का भी जिक्र किया। इस वीडियो में पीएम मोदी अपने आवास पर मोरों के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं और मोरनी को दाना डालते दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में वह योगा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम की अहंकार भरी नीतियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल भारत में नहीं हैं। वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पिछले हफ्ते ही विदेश के लिए रवाना हुए थे। इस वजह से वह मानसून सत्र के पहले दिन संसद से नदारद रहे, लेकिन ट्वीट के जरिए वह मोदी सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता पर केस दर्ज, मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने का आरोप। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश पुलिस ने बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ कोविड-19 में पालन करने वाले दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते आंध्र प्रदेश में मंदिरों के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी इस दौरान कुरनूल के महानंदी मंदिर पहुंचे और जबरन उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके पूजा अर्चना की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंदिर के अधिकारियों ने कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के कारण उन्हें स्पर्श दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने से रोका। इसी बात पर बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी भड़क गए और मंदिर प्रशासन के अधिकारियों से उनकी जुबानी जंग छिड़ गई। शिकायत के अनुसार मंदिर कर्मचारियों ने बीजेपी नेता रेड्डी को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी और कहा कि मंदिर के कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी के बिना उन्हें दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीजेपी नेता रेड्डी इसके बाद वापस लौट गए। हालांकि दूसरी बार फिर वह मंदिर पहुंचे और मंदिर के नियम अनुसार अपनी कमीज उतार दी और आपत्ति के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। इस दौरान बीजेपी नेता और मंदिर प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ रेड्डी के बीच विवाद हो गया। वहीं जब पूरा विवाद लोगों के संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता को सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर खरी खोटी सुनाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीएमके समेत दूसरे दलों ने की नीट परीक्षा रद्द करने की मांग, किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होने के एक दिन बाद संपर्क सहयोगियों ने सोमवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। मानसून सत्र की शुरुआत से कुछ घंटे पहले किए गए इस प्रदर्शन में डीएमके प्रमुख रूप से सक्रिय रहा। डीएमके सांसद गौतम सिगमनी ने आईएनएस को बताया कि कोविड-19 के कारण कई छात्र नीट की तैयारी अच्छे से नहीं कर सके। इसके अलावा तमिलनाडु में कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में जब परिवहन और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएं, उसके बाद फिर से परीक्षा आयोजित करानी चाहिए। आपको बता दें, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिना कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए कोई भी सांसद, स्टाफ या पत्रकार इस सत्र के दौरान संसद में दाखिल नहीं हो सकता। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाए संसद में प्रवेश ना पा सके।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का काम न करने वाले जनप्रतिनिधियों को एक सेकंड भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान 10 सितंबर को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार या विश्वास वाला काम करने में असमर्थ है तो उसे पावर में रहने का अधिकार एक सेकंड के लिए भी नहीं है। हाईकोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह हिस्सा है जिसमें देश के राजनेता जनता द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव में चुने जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के पास सत्ता में लाने के लिए उम्मीदवारों और दलों का विकल्प होता है। जनता सम्राट होती है, जनता ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है और सरकार लोगों की इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। livelawin के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवाज जरूर सुननी चाहिए, साथ ही उनकी जरूरत पूरी करने का भी काम करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।